हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई के सिलसिले में आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। ये जो हमारा चैनल है एड्यू बूट कैम्प, इस चैनल में हम हर वो चीज़ कवर करेंगे जो फ़िलहाल अभी आपके नीट यूजी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। सभी तीनों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। और आप समझ सकते हैं कि तीनों ही सब्जेक्ट्स पर अच्छा कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है वो इस तरीके का हो गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, तो स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में। तो अब इस बारे में हम थ्रू आउट अपनी जो जर्नी है बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें भी मैं ज़ूलॉजी का एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एक मज़ेदार सा टॉपिक उठाने वाला हूँ, विच इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये ह्यूमन फिजियो वाला हमारा पार्ट है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे तो इंटरेस्टिंग है ही, बच्चों को स्कोरिंग भी काफ़ी लगती है, और साथ में ह्यूमन फिजियो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो आपको बेहतर आनी भी चाहिए, क्योंकि आप आगे चलकर जैसे नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप आगे चलकर मेडिसिन ऑप्ट करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने और आगे सभी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपको अच्छे से कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, तो ये बात आपको समझनी है। और दूसरी कुछ और बातें हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से कर रहे हैं, तो मैं एक एक करके सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सभी टॉपिक्स की। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अब होता क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ टॉपिक्स मैंने जो पढ़वाया उसमें मैं कुछ एनोटेट करूँगा चीज़ें, और उसके अंदर मैं, है ना, कुछ चीज़ें लिखूँगा, कुछ डायग्राम्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी। तो आप ये सब रिवाइज कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, आपके पास एक सर्टनली एक चॉइस है कि आप जो भी क्लास में हो रहा है, जो भी यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस में हो रहा है, आप उसके साथ साथ या तो नोट्स ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, नोट्स लिखते समय तो भाई मेरे को ऐसा हो जाता है कि भाई मैं ध्यान नहीं दे पाता, सुन नहीं पाता ठीक से, ध्यान जो है वो लिखने पे चला जाता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और उसके आगे फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और मैं आपकी मदद के लिए एक बहुत और अच्छा काम ये कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिससे हेल्प मिल सकती है, और वो ये है कि मैं इन वीडियोस को इस तरीके से डालूंगा कि जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो आपको सामने दिख रहा है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मैं टॉपिक्स पे कुछ बात करने वाला हूँ। तो मैं इसे कुछ अलग 4-5 पार्ट्स में बनाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देखकर नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पॉज कर करके भी वीडियोस को देखते हैं, नोट्स लेते हुए भी चलते हैं, तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरा तो यार ऐसे फिर कब पूरा हो पाएगा सिलेबस, या कब टॉपिक हो पाएगा, या मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं है। आपको जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है वो बिल्कुल छोटा सा एक वीडियो होगा, और उसके हिसाब से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू या टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इनके थ्रू मैं आपको वो जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अदर थिंग दैट आई कैन डू इज़ कि भाई जो भी आज क्लास में हुआ उसे तुरंत तुरंत हमने टेलीग्राम चैनल पे भी मतलब अपलोड कर दिया, और साथ साथ आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, और अपनी समझ के हिसाब से उसको जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड कि ठीक है, टेलीग्राम चैनल विल बी हेल्पफुल, उसके अंदर हम और भी चीज़ें और बाकी के रेगुलर अपडेट्स डालते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए। लेकिन साथ में आप अगर पॉसिबल हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स साथ साथ लिख सकते हैं, अगर तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ हमेशा ही बेस्ट होती है, अपने लिए काम करती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बाकी आपको पढ़ाने वाले टीचर एजुकेटर कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब हम बाद में बात कर लेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी हम स्ट्रेट अवे पहले अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेसिकली पढ़ते क्या है, तो लेट अस डिस्कस दैट। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम अपनी बॉडी की फंक्शनिंग पढ़ते हैं, हम अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो क्यों हैं, क्या काम है उनका, अगर वो मैल फंक्शनिंग करेंगे तो उससे आने वाले क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं ह्यूमन फिजियो के अंदर। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक जो कवरेज हो रहा हमारा वो है नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लेकिन सर, आप नॉर्मल फंक्शनिंग तो आप पढ़ा देंगे, पर भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए अब आप थोड़ा ध्यान दें कि हम नॉर्मल फंक्शनिंग से भी पहले किसी भी ऑर्गन या किसी भी ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज एनाटमी वाला पार्ट। यानी कि जो भी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हैं बेसिकली वो दिखते कैसे हैं, उनके अंदर टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, किस जगह पर प्रेजेंट है, किस तरीके से उनको अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, किस तरीके से अगर उनके अंदर कोई वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है तो वो कैसे हटते हैं। इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे एनाटमी वाले पार्ट में। उसके बाद हम जो बात करेंगे दैट विल बी ऑन कि ठीक है सर एनाटमी हो गई, तो अब काम एग्जैक्टली क्या करता है, तो हम नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी वाला हम एक पार्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और ये मैं फिलहाल अभी ह्यूमन फिजियो के बारे में बता रहा हूँ। तो एनाटमी पार्ट होगा हमारा, नॉर्मल फिजियोलॉजी वाला पार्ट होगा हमारा। और इसके अतिरिक्त इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हमने बचा क्या, अब हमने भाई ये पढ़ लिया कि कोई ऑर्गन नॉर्मली दिखता कैसा है, हमने ये भी पढ़ लिया कि नॉर्मली काम कैसा करता है। अब हमारा जो फोकस है वो अल्टीमेटली इस बात पर आ जाएगा कि भाई नॉर्मल ना दिखे तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मली काम ना करे तो क्या होगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इनका डिसऑर्डर। इन सभी ऑर्गन्स जो भी हमारे पास सिलेबस के अंदर मेंशन होंगे उन सब से रिलेटेड, उन सब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स। हम देखेंगे कि भाई अगर ऑर्गन कभी मिसबिहेव कर जाए, कभी उसका साइज कम ज़्यादा हो जाए, या कभी वो ठीक से काम ना कर पाए, तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर। तो एक बहुत ही ब्रॉडर आउटलाइन लेनी है हमें, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे इंटरनली जाकर हर चीज़ को पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि हमें ये सब कवर करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए। ओके, सो हैविंग सेड दैट, अब इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम आते हैं धीरे धीरे करके। तो ये तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप सभी के लिए कि भाई हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एंड आई रियली होप कि आप ये जब पूरी सीरीज़ देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी दूसरे सोर्स पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा। आप सिंपली अपनी जो बुक होती है एनसीईआरटी हमें पढ़नी होती है, तो एनसीईआरटीज़ को अच्छे से रीड करके और कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं प्लस कोई एक अच्छी जो हमारी रेफरेंस बुक होती है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अगर आप उतना करते हैं तो आई थिंक ह्यूमन फिजियोलॉजी विल बी प्रेटी गुड टू गो। इतना तो अच्छे से हो ही जाएगा कि अब आपको और समस्या नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हम अब जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अब धीरे धीरे करके। ह्यूमन फिजियो का मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया आपको, अब मैं ये बता रहा हूँ कि वाई डू वी नीड सच अ सिस्टम जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई एक्सचेंज हो किस गैस का रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि भाई ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर आती है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ब्रीदिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। हमने बचपन से सुना है कि हम इनटेक करते हैं बेटा ऑक्सीजन का, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जबकि देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो क्यों रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्यों, आखिर हुआ क्यों। तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे हम पढ़ते हैं ना जैसे हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि भाई हमने खाना खाया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसके अंदर होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें हम जो फूड की फॉर्म में इंटेक करते हैं, फूड इंटेक जो हमने किया, उस फूड को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस फूड का उसको तोड़ रहे हैं इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स। और ऐसे समझ लो कि ऐसे कंपाउंड्स में हमने पहले उसको तोड़ दिया जो अब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर, बॉडी के किसी काम के आ सके। बहुत बड़े बड़े फूड स्टफ्स हमने खा लिए हैं, अब वो भाई बॉडी अब्जॉर्ब करे तभी तो बात बनेगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन।
तो सर ठीक है, खाना हमने खाया, खाना पच भी गया, अब क्या करें? अब क्या करें सर? तो कुछ नहीं करना, अब ये जो स्मॉलर कंपाउंड्स भी हमारे पास है ना, इनको भी हमें फर्दर ब्रेक करना है। तो वी नीड टू फर्दर ब्रेक देम, इनको और फर्दर हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्यों तोड़ रहे हैं सर? कितना तोड़ोगे भाई, रुक जाओ, कितना तोड़ोगे? नहीं, हमें तब तक तोड़ना पड़ेगा जब तक इनके अंदर प्रेजेंट, इनके अंदर ट्रैप्ड सारी एनर्जी नहीं मिल जाती हमें। तो फर्दर ब्रेक देम टू रिलीज एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए वी नीड दिस, हमें ज़रूरत पड़ती है मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए एक प्रोसेस की। और इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब देखो, आम बोलचाल की भाषा में ना हमने इतना कॉमन कर दिया है कि हम सांस लेने को ही रेस्पिरेशन बोलने लगे, हम सांस लेने को ही रेस्पिरेशन बोलने लगे, लेकिन एक्चुअल में देयर इज अ डिफरेंस, एक्चुअल में देयर इज अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने जो भी खाना खाया है उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स हैं उन सब का ब्रेकडाउन होता है, और वो जब टूटते हैं तो उनके अंदर जो भी ट्रैप्ड एनर्जी है वो रिलीज होती है, ताकि हम अपनी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कर सकें, है ना। उसी के बेसिस पे ग्रोथ होती है, उसी के बेसिस पे हमारी बॉडी का मेंटेनेंस होता है, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी, राइट। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है। तो अब इस रेस्पिरेशन में हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट्स होते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनते रहना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे भी कई बार डिस्कशन में आएगी, तो हम हर बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे, और ऐसे करते करते यू विल गेट टू नो कि हम बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में कवर कर ली हैं। तो अब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये फूड के स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, जो हमने फूड को डाइजेस्ट करके बनाए हैं, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो भाई वी हैव फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में, फैट्स होते हैं हमारे फूड में, प्रोटीन्स होते हैं हमारे फूड में, और इन सभी चीज़ों के अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन होती है। एक चीज़ कॉमन ये होती है बेटा कि ये सभी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। तो जैसे आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये, और कार्बन की ऐसी चेन्स होती हैं इनमें, जैसे मान लो कि ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, तो वी हैव 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, है ना। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट में एक हमारे पास ग्लूकोज होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स को तो वैसे भी याद होगा आप लोगों को, हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड है ग्लूकोज, और वो है हमारा 6 कार्बन का C6H12O6। ओके, तो ये जो 6 कार्बन का हमारा ग्लूकोज है, इसको हम एक एक करके इसके अंदर के जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ रहे हैं। और जब ये टूटेंगे ना, तो बेटा ये टूटने के बाद जब भी अलग होंगे तो ये CO2 की फॉर्म में होंगे। तो कार्बन जितने भी हैं दे विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सर सवाल फिर से वही है कि ये प्रोसेस करना क्यों है? करना इसलिए बेटा क्योंकि हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं इनके अंदर कुछ एनर्जी है। तो जब हम इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज होगी, और फाइनली हमारे यूजेबल फॉर्म में, जिसे हम ATP कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, उसकी फॉर्म में आपको दिखेगी। आ रही है बात समझ? अब हम इसी में थोड़ा और आगे डिस्कशन करते हैं। सर अगर ये कार्बन के बॉन्ड्स को आपने तोड़ा है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, तो इसका ये मतलब तो नहीं सर कि कहीं कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हमें इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़कर अगर कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है तो हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की। और इसीलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। दिस इज एक्सेल्ड, ये बाहर की तरफ जाता हुआ है, और ये इनहेल हो रहा है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल आते होंगे मन में कि भाई सर इनहेल तो हम पूरी एयर को करते हैं, तो फिर आप सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों कह रहे हो? तो मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है, और अभी हम सीख भी जाएंगे इस बात को कि ऑक्सीजन, जो बाहर से गैसेस आ रही हैं उनमें से ऑक्सीजन ही एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर डिसॉल्व होकर आगे आगे जा पा रही है। इस वजह से हमने ऐसा नाम दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा है। फाइन, सो दिस इज अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का एक बेसिक सा डिफरेंस है।
ठीक है, आई होप ये थोड़ा बहुत पार्ट ये वाला समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब सर सवाल यही है कि कैसे होता है ब्रीदिंग, सही है, और किन किन को ज़रूरत पड़ती है। तो भाई देखो, जहाँ कहीं पे भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसमें भी ऑक्सीजन आता होगा और वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता होगा, तो वेन एवर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड वी नीड, या कोई भी एनिमल विल नीड अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। उसको एक पूरा एक्सचेंज का सिस्टम चाहिए होगा ब्रीदिंग के लिए और गैसेस के एक्सचेंज के लिए पूरा सिस्टम चाहिए होगा। किसे चाहिए होगा? जहाँ पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज इतना एडवांस ना हो, इतने ज़्यादा ना ज़रूरत पड़ती हो उसकी, कि उसके लिए एक अलग से सेपरेट एक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट पड़े। तो ये बात हमने समझ ली यहाँ से। तो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, फाइन, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई व्हाई डू वी नीड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो अब हम अगला जो पार्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, इन वेरियस एनिमल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में होते क्या क्या हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं एनिमल्स की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़े बहुत एनिमल्स तो एटलीस्ट पहचानते होंगे, अगर सभी सारे जीव नहीं भी पहचानते होंगे तो, और सारों को भी पहचान जाएंगे आप, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी एक बार जब हम एनिमल किंगडम तक पहुँचेंगे। तो अभी तो थोड़ा दूर है वो टॉपिक, लेकिन पहले ह्यूमन फिजियो कवर करके फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सहूलियत के लिए मैं क्या करूँगा कि इनके कुछ कुछ जो कॉमन नेम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप्स के नाम हैं, मैं वो यहाँ पर लिख दूंगा, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके लिए मैं बता दूंगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग एनिमल्स में। तो मैं यहाँ पर जो इमेजेस हैं, जैसे कि ये जो हमारी सबसे पहली इमेज दिख रही है आपको, तो ये स्पॉन्जेस हैं, ये स्पॉन्जेस हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, खारे पानी में मिलते हैं समुद्र वगैरह में। और इनके अंदर जो एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये देखो बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, परहैप्स सिंपलेस्ट एनिमल है, इससे ज़्यादा सरल, इससे ज़्यादा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं है। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है वो इनकी बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस। आ रही बात समझ? इनफैक्ट ये जो स्टार्टिंग के आपको दिख रहे हैं ना, इनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनका बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज हो रहा है, ज़्यादातर। और कारण सबका वही है ऑलमोस्ट, कि इन सभी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल है। तो ये स्पॉन्जेस हो गए। ये जो आपको दिख रहा है ये जेलीफिश है, दिस इज़ अ जेलीफिश। ये जो है इनको हम कॉम्ब जेलीज कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी पहचानते हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो ये उसके अंदर सर्टनली आ जाएगा। ये जो है ये प्लेनेरिया है, विच इज़ अ फ्लैट वर्म, ठीक है। और देखिए ज़्यादातर प्लेनेरियंस जो होते हैं, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, वो फ्लैट वर्म्स ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं। प्लेनेरिया थोड़ा फ्री लिविंग टाइप का है, तो फ्री लिविंग है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए। ज़्यादातर जो पैरासिटिक है, यानी कि जो बीमार करते हैं, वो लोग अनएरोबिक होते हैं। तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे कि भाई अनएरोबिक है तो उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इससे रिक्वायरमेंट होती है। ये राउंड वर्म है ना, राउंड वर्म। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को, जो जैसे मिट्टी वगैरह खाते हैं फिर उनको भूख भूख लगनी बंद हो जाती है, पेट में दुखता रहता है, तो हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए इसके। तो बेसिकली वो जो पेट के कीड़े हैं, वो एस्कैरिस वगैरह, वो सब कुछ राउंड वर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और राउंड वर्म भी टेक्निकली अनेरोबिक है, तो मैंने जानबूझकर इसके पास यहाँ पर डाला कि अनेरोबिक है ये, और इसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिससे ये एक्सचेंज कर सके गैसेस का। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इन सब के अंदर तो भाई सिंपल है, मैंने बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतना सिंपल है। तो यहाँ पर बॉडी की जो वॉल होती है, बॉडी की जो लाइनिंग होती है, उसी से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, ठीक है। ये जो है हमारे पास, दिस इज अर्थवर्म, ठीक है। तो ये एनेलिड है, अर्थवर्म वाला ग्रुप है। एनेलिड अगर आप नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्थवर्म है। और अर्थवर्म के अंदर हमारे पास अगेन इनकी स्किन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, तो हम उसे क्यूटिकल बोलते हैं, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू
देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो दो दिख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, ये आर्थ्रोपॉड्स हैं, आर्थ्रोपॉड्स। लेकिन इनमें से ये वाला जो होता है क्रैब, आप पहचान पा रहे होंगे इसे, इसके पास बुक गिल्स करके एक स्ट्रक्चर होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पास ये अपना स्पाइडर है, स्कॉर्पियन कह रहा हूं मैं, तो ये स्पाइडर है। और स्पाइडर के पास बुक लंग्स करके एक ऑर्गन होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज अ मॉलस्क, दिस इज अ मॉलस्क, ठीक है। ये एक स्नेल है। स्नेल के पास भी कुछ गिल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इनके पास भी कुछ गिल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये बॉडी सरफेस वगैरह का भी यूज कर लेते हैं। इनके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर है एक्चुअल में। स्टारफिश है ये, इफ यू कैन, है ना, सिंपली सी दिस, तो इट इज अ स्टारफिश। ये एक टंग वर्म है, इट इज अ टंग वर्म। और टंग वर्म के अंदर ऐसा है ना कि ये हेमिकॉर्डेट वाले ग्रुप में आता है। तो अगर किसी ने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो हम आगे पढ़ लेंगे कि हेमिकॉर्डेट ही नाम क्यों दिया और ये सब बातें। और इनके पास भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए गिल्स ही होते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े ना, ये सब नॉन कॉर्डेट्स थे। ऑल ऑफ देम वर नॉन कॉर्डेट्स, ये सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट या कॉर्डेट क्या होता है, तो हम ऐसे समझेंगे कि भाई नोटोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ये सब धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। और अगर किसी को पता है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम दूसरे एक कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल की बात कर रहे हैं, विच आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के अंदर हमारे पास इनिशियली सबसे पहले जो है वो दो मेन ग्रुप हैं, जिनमें से एक होता है जिसे हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। इसके अंदर ये जो एनिमल दिख रहा है, दिस इज एस्कीडिया। और ये जो एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लैंसलेट। और इन दोनों के ही अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इनकी, तो ये फिशेज हैं ऑब्वियसली। और फिशेज में तो देखो बचपन से ही हम लोगों ने ये सुना होता है कि इनके पास भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के नाम पर गिल्स हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा है दैट इज फ्रॉग। अब फ्रॉग के अंदर लंग्स हैं, प्लस साथ में इनकी मॉइस्ट स्किन से भी एक्सचेंज कर पाते हैं। तो इनके पास अलग अलग टाइप है। ये रेप्टाइल है, एक लिजर्ड है, इसको हम ट्री लिजर्ड कहते हैं, कैमेलियन कहते हैं। ये अपना कलर भी बदल लेता है। और इनके पास भी एक्सचेंज के लिए लंग्स हैं। और ये हमारे पास एक बर्ड है, ठीक है, एंड दिस बर्ड इज ऑल्सो हैविंग लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो इतने सारे तुम्हें एनिमल्स दिख रहे हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं मैमल्स। मैमल्स कहते हैं इनको, स्तनपायी जीव, ठीक है, एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस। तो these mammals also have lungs for their respiration. Okay, तो these are some respiratory organs. अब इन्हीं mammals में से एक मैमल है सबसे खतरनाक मैमल, एंड दैट इज ह्यूमन बींग्स। हम लोग, जस्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस मैमल। इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा तेज दिमाग वाला, इससे ज्यादा सोशलाइज, इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अभी तक कोई एनिमल धरती पर हुआ नहीं है। तो इट इज येट वेरी डेंजरस, है ना, क्योंकि समझ ही सकते हो यार, पूरे एनवायरनमेंट की बर्बादी करने में लगा है ये तो, ठीक है। अब इन्हीं ह्यूमन बींग्स के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें अब हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के सभी पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आई होप कि आपने सीखा होगा आज थोड़ा बहुत। तो हम देखिए, हम विजुअलाइजेशन के साथ ही हर चीज़ सीखेंगे। मैं अगर कोई ऑर्गन बताऊंगा तो आई विल ड्रॉ दैट ऑर्गन फॉर यू, आई विल पिक रियल इमेजेस फॉर दैट ऑर्गन, और फिर हम चीज़ें समझेंगे कि भाई कैसे क्या है। तो हर चीज़ हम बिल्कुल एकदम बेसिक से और बिल्कुल ऐसे एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे कि आपको अपने नीट एग्ज़ाम के लिए किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो विद दिस आई होप कि ये जो पहला छोटा सा पार्ट है आपको इस वीडियो का, ये बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट अगर वो भी नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी एकदम टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहे। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक वॉट एवर इज़ नीडेड फॉर दिस एग्ज़ाम, मैं सारी चीज़ें कवर करता जाऊँ और बहुत ही रेगुलर और एक बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में आई विल ट्राई कि पूरी की पूरी वीडियोज़ में बनाऊँ। और अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, है ना, वहाँ पर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ओके।
So with this, I'll take a leave. Take care. Do subscribe, okay? And thank you. Thanks for watching. Thank you.